हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 6 से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे यूनिट 6 का ही टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इन 1861 में जोरा साको कलकत्ता में। इनकी मृत्यु जो है वो 7 अगस्त 1941 को हुई थी कलकत्ता में। ये एक लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ठीक है। और इनके उपनाम, इन्हें विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इनकी जो माता है वो शारदा देवी थी और पिता इनके देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो वहाँ के स्थानीय जेंट सेवियर स्कूल में हुई थी। बैरिस्टर बनने की इच्छा से ये इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखवाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु बिना डिग्री प्राप्त किए ही ये वापस भारत लौट गए थे। ठीक है। इन्होंने लॉ करने की सोची, लेकिन फिर बाद में ये उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, डिग्री नहीं ली और वापस ये इंडिया आ गए थे। मृणाली देवी के साथ इनका जो विवाह है वो हुआ था। अच्छा, इन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने चित्रकला के लिए या आर्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। कोई भी शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की। चित्र सृजन अपनी वृद्धावस्था लगभग 67-68 वर्ष की उम्र में इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो कई बार इनकी एज पूछ ली जाएगी, या ये फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से चित्रकार हैं, कलाकार हैं जिन्होंने वृद्धावस्था में जो चित्र सृजन है वो स्टार्ट किया था। 1912 में ये इंग्लैंड गए थे। 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1915 में नाइटेड की उपाधि इन्हें मिली थी और इन्हें बंगाल का कवि भी कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही लाइनें आपको याद रखनी है। ये आधुनिकतावाद से या अमूर्त आधुनिक आंदोलन इनका कह सकते हैं, उससे ये संबंधित थे। इनकी रचनाएं हैं गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवानी, विथिका, शेषलेषा, चौखेर बाली, कनिका, नैवेद्य, मायरा खेला, क्षणिका, गीत माल्या, कथा और कहानी। ठीक है। तो इनमें ये वाली गीतांजलि बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इनको एक बार आप देख लीजिएगा। 1919 में भारत आने के पश्चात शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। शांति निकेतन आपको पता है वेस्ट बंगाल में 1919 में इन्होंने स्थापना की। 1921 में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप देकर भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय स्थापित किया था। ठीक है। तो शांति निकेतन जो है वहाँ पर 1919 में इन्होंने कला भवन की स्थापना की थी। अच्छा, और उसके जो शांति निकेतन है उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया था, और उसमें इन्होंने जो है वो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट है वो इन्होंने वहाँ पर स्थापित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गृह भूमि शांति निकेतन में शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित करना था। शांति निकेतन की हम बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने की थी। देखिए, शांति निकेतन जो है वो इन्होंने बनवाया था। शांति निकेतन का जो अर्थ होता है वो है शांति का निवास। रविंद्रनाथ के चित्रण का प्रारंभ रेखांकन से हुआ है। इन रेखांकनों को 1924 ईस्वी के लगभग अर्जेंटीना प्रवास के समय विक्टोरिया ओकम्पो ने सौम्य कला के रूप में मान्यता दी थी। इसी के बाद इनकी जो रुचि है वो चित्रकला में होने लगी थी और इन्होंने लेखन छोड़कर जो चित्रण है वो प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, जब इन्होंने चित्रण करना प्रारंभ किया
तो इन्होंने सबसे पहले रेखा चित्र बनाए थे, ठीक है। इन्होंने रेखा टाइम पास के लिए ऐसे ही रेखा चित्र बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन जब उनको अप्रिशिएट किया गया तब फिर इनका भी मन हुआ और इनकी जो इंटरेस्ट है वो ड्राइंग में होने लगा, और इन्होंने अपना जो लेखन कार्य है वो छोड़कर फिर इन्होंने अपना चित्रकला प्रारंभ कर दी। अच्छा, इनकी जो मेन प्रदर्शनी है, सबसे पहली प्रदर्शनी अगर पूछी जाए तो वो 1930 को हुई थी पेरिस में। अगर भारत में पहली प्रदर्शनी पूछी जाए तो 1932 में कलकत्ता में, और भारत में सेकंड जो है वो 1933 में मुंबई में हुई थी। इनके जो चित्रों की विशेषता है वो है कागज और कपड़े पर उंगली से काली शाही से चित्रण करने के लिए जाना जाता है। इनके चित्रों में परिप्रेक्ष का अभाव है, यानी इनके चित्रों में प्रोस्पेक्टस जो है वो नहीं होता है। और ये कागज और कपड़े पर क्या करते थे, काली स्याही से उंगली से ये ड्राइंग बनाते थे। आकृतियाँ श्रृंखलाबद्ध और वर्तुल संयोजन में बनाई गई थी, जिनमें मुख्य आकृति अपेक्षाकृत बड़ी थी। अच्छा, इनका जो सेकंड चरण है, पहले में तो इन्होंने जो उंगली वगैरह है, उंगली से ही इन्होंने काली स्याही वगैरह से इन्होंने कागज और कपड़े पर चित्रण किया। फिर बाद में इन्होंने आकृतियाँ जो है वो इनकी थोड़ी स्पष्ट होने लगी और मानवीय आकार में बनाई जाने लगी। गहरी नीली पृष्ठभूमि में मूल रंगों में बनी लंबी और अंडाकार आकृतियाँ बनाई, जिनके भाव होते थे मूल रंगों द्वारा इस समय उदासी, क्रोध, भय आदि की अभिव्यक्ति इन्होंने की थी। फिर जो थर्ड चरण इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब जैसे बनाते गए, ठीक है। पहले इन्होंने ऐसी बनाई, फिर सेकंड में उन्होंने किसी दूसरे भाव के साथ बनाई। तो इस तरह से जब थर्ड चरण इनकी शैली का माना जाता है तो उसे नाटकीय रूप दिया गया। इसमें रोता हुआ ऊंट, हताश पुरुष, पिशाच कृतियाँ, राक्षस कृतियाँ, प्रेतात्मक आकृतियाँ प्रमुख थी, जिनमें पृष्ठभूमि काली और जो आकृति है वो भयानक और विकृत बनाई जाती थी। अच्छा, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि इनके चित्रों में नारी आकृतियों का बाहुल्य था, जो कि प्रेमास्थली होने के साथ साथ अभिलाषा का भी संकेत देती हैं। यानी कि इनकी जो आकृतियाँ, इन्होंने जो सब्जेक्ट इन्होंने चूज किए थे उनमें नारी आकृतियाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा बनाई हैं। इनकी कला पर बाल कला और आदिम कला का प्रभाव था। मुल्कराज आनंद ने इनकी कला पर पिकासो, डाली, मोंक और मोदिग्लियानी का प्रभाव माना है। इनकी कला अचेतन मन से संबंधित है, जिनमें व्यंजना प्रमुख है। रविंद्रनाथ ने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। भारत में सबसे पहले कैलीग्राफी विधि का भी प्रयोग इन्होंने किया। आधुनिक भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय कलाकार इन्हें कहा जाता है। इनका एक कथन है कि मैं नहीं जानता कि मेरे चित्रों में क्या है। इनके अधिकांश जो चित्र हैं वो हमें रविंद्र भवन कोलकाता और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में देखे जा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है वो 1912 में बनी थी, जीवन स्मृति। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नाटक, जिस पर के.जी. सुब्रमण्यम ने भित्ति चित्र बनाए थे, ठीक है। तो ये द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये भित्ति चित्र किसका है, के.जी. सुब्रमण्यम का। लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक नाटक था, जिसके ऊपर इन्होंने जो चित्र है, भित्ति चित्र है, वो बनाए थे। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे विसर्जन, चित्रांगदा, लक्ष्मी की परीक्षा, प्रायश्चित, राजा, मेरी यादें, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, चित्रा, नटी की पूजा, चांडालिका, 4 अध्याय, श्यामा, मीनाक्षी, गोरा, गीताली, कणिका, काबुलीवाला, चारुलता, 3 कन्या, द हंग्री स्टोन, किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, ठीक है। तो ये इनकी, ठीक है, तो ये सब जो हैं ये इनकी प्रमुख बुक्स थी। तो इनमें आप मेन याद रखिएगा, इनके ईयर्स दिए गए हैं, लेकिन इनके जो चित्र हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है भारत माता,
ठीक है, और ब्रूडिंग कागज़ और स्याही पर। अच्छा, इनके आगे इनका मीडियम और कहाँ पर ये संग्रहित है वो भी दिया हुआ है। कागज़ पर स्याही, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में ये संग्रहित है। उसके बाद है लाफिंग फेस, ये भी कागज़ पर स्याही। अच्छा, इनके जो चित्र हैं वो अधिकतर आपको स्याही से और इस टाइप से मिलेंगे। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली। ट्रीज, ये भी दिल्ली में है और कागज़ पर स्याही। फूल के साथ महिला यानी कि वुमेन विद फ्लावर, ये आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में ही मिलेगा। पक्षी, ये भी कागज़ पर है, 1928 में, ये भी नई दिल्ली में संग्रहित है। प्रेमी युगल, मशीन, मशीन मैन, सफ़ेद धागे, डांसिंग गर्ल, डांसिंग वुमेन। नमाज, प्राचीन कानाफूसी, साक्षात्कार, सांध्य बेला, क्रदन करता ऊँट, नारी, माँ और बच्चा, थके हुए यात्री, दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख चित्र थे और इसके ऊपर इनकी ये सभी जो बुक्स हैं वो दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं इनके, याद रखिएगा। साथ ही इनका मीडियम और ये कहाँ पर संग्रहित है वो भी। ठीक है, ये कुछ चित्र हैं, देखिए इस टाइप के ये चित्र बनाते थे। वुमेन फेस सॉरी तो इस टाइप से इनके चित्र जो हैं वो होते थे। ये देखिए डांसिंग वुमेन, हेड स्टडी। उसके बाद ये एक रविंद्रनाथ का ही चित्र है, फेस। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का वर्क रविंद्रनाथ टैगोर करते थे। तो यहाँ पर जो रविंद्रनाथ से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आप इनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइए। आपका जो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।